ताइवान, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी कहा जाता है, चाइना के मेनलैंड से सेपरेटेड एक आइलैंड है। ये सेपरेशन ताइवान स्ट्रेट से होता है। जब से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है यानी 1949 से ही ये आइलैंड इंडिपेंडेंटली गवर्न हो रहा है। हालांकि पीआरसी इस आइलैंड को रेनिगेड प्रोविंस मानता है। रेनिगेड प्रोविंस दोस्तों ऐसा रीजन होता है जिसे मेन कंट्री से बिट्रेयल किया हो। ये चाइना का स्टैंड है। ताइवान को लेकर एम्बिग्यूटी है और देशों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। पीआरसी इस आइलैंड को इवेंचुअली मेनलैंड से यूनिफाई करने की बात भी करता है। ताइवान में ऑन द अदर हैंड अपनी खुद की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और करीब 23 मिलियन की पॉपुलेशन। यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स का आइलैंड के स्टेटस और मेनलैंड से रिलेशंस को लेकर व्यूज अलग हैं। ताइवानीज प्रेसिडेंट साई इंग वेन के 2016 में हुए इलेक्शंस के बाद से मेनलैंड और ताइवान के बीच टेंशंस एस्केलेट हुए हैं। दरअसल साई ने अपने प्रेडिसेसर मा यिंग-जेओ के क्रॉस स्ट्रेट टाइज यानी चाइना के साथ टाइज बढ़ाने के आइडिया को इंडोर्स नहीं किया। मीनवाइल बीजिंग को ये बात नहीं जमी और उसने इंक्रीजिंगली एग्रेशन दिखाया है। यहाँ तक कि आइलैंड के आसपास फाइटर जेट्स को भी भेजा है और इंटिमिडेट करने की कोशिश की है। एबीसी न्यूज़ की एक एनालिसिस के मुताबिक चाइनीज़ मीडिया और नेशनलिस्टिक कमेंटेटर्स इशारा करते हैं कि अफगानिस्तान के बाद यूएसए का फोकस ताइवान हो सकता है। पर जब अफगानिस्तान के लोगों को यूएसए ने सेफगार्ड नहीं किया तो नेक्स्ट पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट यानी ताइवान के लोगों के लिए उम्मीद कम है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी सीएफआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान पर चाइनीज अटैक में पोटेंशियल है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना के साथ वॉर में खींच सकता है। लेकिन दोस्तों यूएसए ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानने से क्यों बचता है? हालांकि कई केसेस हैं जहां ताइवान की आइडेंटिटी पर सवाल खड़े होते नजर आते हैं। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और सोशियो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में सैकड़ों नजरिए हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक कभी कभी इस आइलैंड को ताइवान डिस्ट्रिक्ट कहता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिक्लेरेटिव ताइवान प्रोविंस ऑफ चाइना प्रेफर करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस आइलैंड को चाइनीज ताइपे बोलती है, जहाँ पे ताइपे का मतलब इसे द रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला है। वॉशिंगटन इसे ताइवान कहता है और इसे एम्बिग्यूटी बनाए रखता है। आज के इस वीडियो का डिस्कशन इसी इशू पर है कि क्यों यूएसए ताइवान के इंडिपेंडेंट स्टेटस को सपोर्ट नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों जुलाई 5, 2021 को व्हाइट हाउस ने सीमिंगली नॉर्मल ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन देशों के नाम थे जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन डोनेट की गई थी, लेकिन कुछ ही समय में इसे डिलीट कर दिया गया। कारण किसी को जनरली समझ नहीं आ सकता है। दिक्कत ना ही उन देशों के नाम है जहां वैक्सीन डोनेट की गई और ना ही ताइवान वर्ड के साथ दिक्कत है। यूएसए गवर्नमेंट ताइवान शब्द का इस्तेमाल करती रही है, तो दिक्कत कहाँ हुई थी? ये प्रॉब्लम थी एक छोटे से फ्लैग के सिंबल के कारण। ट्वीट में ताइवान के लिए एक सिंबल का यूज किया गया था जो दरअसल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान का ऑफिशियल फ्लैग है। ये छोटी सी बात है, पर यूएसए द्वारा इस रिकॉग्निशन से दोस्तों ताइवान को स्ट्रॉन्ग हैंड मिल सकता था और उसकी इंडिपेंडेंट नेशन होने की बात को सपोर्ट मिल सकता था। व्हाइट हाउस ने इस ट्वीट में इस्तेमाल हुए फ्लैग को एक ऑनेस्ट मिस्टेक कहा। चाइना ताइवान इशू इतने फ्रेजाइल हैं कि मेयरली एक फ्लैग के ट्वीट से इसका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि पॉलिसी चेंज हुई है। इवन स्टेटहुड का रिकॉग्निशन भी माना जा सकता है जो मिलिट्री रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों इस ट्वीट के बाद ताइवानीज फॉरेन मिनिस्टर ने यूएसए से कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग और अननेसेसरी स्पेकुलेशन ना क्रिएट करें। जब तक ट्वीट डिलीट हुआ तब तक ताइवानीज प्रेसिडेंट और डी फैक्टो एम्बेसडर ने इसे रीट्वीट कर दिया था। इस कंफ्यूजन की शुरुआत 1949 में हुई थी जब रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटाया गया और चाइना को कम्युनिस्ट कंट्री घोषित कर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया गया। इस दौरान रिपब्लिक ऑफ चाइना के सपोर्टर्स गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ताइवान में रहने लगे। शिनहाई रिवॉल्यूशन के कारण क्विंग डायनेस्टी के गिरने के साथ ही 1912 में चाइना को रिपब्लिक घोषित किया गया था। ये पीरियड 1912 से 1949 तक रहा। 1949 के बाद से ही ताइवान और चाइना अपने आप को चाइना मानते आ रहे हैं। दोनों का कहना है कि वो ही चाइना है, लेकिन यूएसए की पॉलिसी एम्बिग्यूटीज से भरी हुई है। हम इन एम्बिग्यूटीज को अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं। माओ ज़ेडोंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1949 में बनाया और ताइवान को अंडर कोट लिबरेट करने की बात की।
यूएसए ने शुरुआत में इंटरवीन न करने का डिसाइड किया था, लेकिन 1950 में साउथ कोरिया के इन्वेजन के साथ ही अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के एडमिनिस्ट्रेशन ने ताइवान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। 4 साल बाद 1954 में यूएसए ने एक डिफेंस ट्रीटी साइन कर ताइवान को प्रोटेक्ट करने का एग्रीमेंट किया। ये ट्रीटी यूएसए और रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान के बीच हुई थी। ये और साथ ही साथ अमेरिका का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज ना करना करीब 25 साल और चला। लेकिन फिर यूएसए को एक बड़ी थ्रेट दिखी जो थी सोवियत यूनियन, और इसके बाद से ही यूएसए की पोजीशन बदली। रिजल्ट ये हुआ कि 1979 में यूनाइटेड स्टेट्स ने पीआरसी यानी वो देश जिसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था के साथ अपने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए थे, पर इसी वक्त उसने आरओसी के साथ यानी जिसे वो स्ट्रेटजिकली एक्नॉलेज कर रहा था अपने डिप्लोमेटिक टाइज और म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को ख़त्म कर लिया था। लेकिन CFR की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए अब भी आइलैंड के साथ एक रोबस्ट अनऑफिशियल रिलेशनशिप रखता है और डिफेंस इक्विपमेंट ताइवान की मिलिट्री को सप्लाई करता है। बीजिंग ने वॉशिंगटन से रिपीटेडली अर्ज किया है कि ताइपे को वेपन्स बेचना बंद करे और कॉन्टैक्ट सीज करे। यूएस की अप्रोच उसकी वन चाइना पॉलिसी से गवर्न होती है। यह अप्रोच यूएस चाइना के बीच 1972, 1978 और 1982 में हुए 3 कम्युनिकेस के ऊपर डिपेंड करती है। इसके साथ ही साथ कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस पॉलिसी से रिलेटेड हैं, जैसे ताइवान रिलेशंस एक्ट जो यूएस कांग्रेस ने 1979 में पास किया था, और रिसेंटली डीक्लासिफाइड किया गया फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के 6 एश्योरेंसेस भी हैं जो उन्होंने ताइवान को 1982 में कन्वे किया था। इन डॉक्यूमेंट्स के कुछ मेन पॉइंट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बनते नजर आते हैं जो यूएसए का ताइवान की तरफ नज़रिया समझाते हैं। यूएसए चाइनीज पोजीशन को एक्नॉलेज करता है कि ग्लोबली बस एक चाइना है और ताइवान चाइना का हिस्सा है, और ये भी कि पीआरसी चाइना की सोल लीगल गवर्नमेंट है। इसमें कुछ यूएस ऑफिशियल्स ने एक्नॉलेज वर्ड पर एम्फसाइज किया है। इसका मतलब ये है कि यूएसए चाइनीज पोजीशन एक्नॉलेज करता है, इसका नेसेसरली ये मतलब नहीं है कि वो इस पोजीशन को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा यूएसए किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए फोर्स का यूज़ रिजेक्ट करेगा। ताइवान से कल्चरल, कमर्शियल और बाकी टाइज मेंटेन करेगा जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान के थ्रू कैरी आउट होंगी। यूएसए ताइवान को सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म सप्लाई करेगा और ताइवान के डिफेंस में आने की एबिलिटी रखता है, जबकि वो ये भी कमिट करता है कि ऐसा नहीं करेगा। इन बातों को सुनकर लगता है कि अमेरिका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिलेक्टेंटली परमिट देता है और उसे ही चाइना मानता है। ये सोचना लाजमी है यदि आप क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यूएस पीआरसी को चाइना की सोल लीगल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तो करता है, पर कहीं भी डिफाइन नहीं करता है कि चाइना से उसका क्या मतलब है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ताइवान भी क्लेम करता है कि वो चाइना है। ये एक पॉलिसी होती है जिसे स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी कहते हैं। इसे म्यूचुअल फसाड ऑफ रेजोल्यूशन भी कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का दोस्तों चीफ गोल ये है कि ताइवान स्ट्रेट में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। बीजिंग और ताइपे से अर्नेस्टली रिक्वेस्ट की जाती है कि स्टेटस क्वो को मेंटेन किया जाए। इसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक ताइवानीज इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं किया जाता है। दोस्तों, यहाँ शब्दों का फेर है। एक्नॉलेज करना, रिकॉग्निशन या एक्सेप्टेशन से अलग मतलब रखता है। अमेरिका की पोजीशन ऐसी है कि वो चाइना की डिमांड्स को न तो पूरा मानता है और ना ही पूरी तरह अवॉइड करता है। ये एक अनक्लियर और एम्बिगियस स्टैंड है। ऐसा ही एक शब्दों का बदलाव ट्रांसलेशन में सामने आता है। अमेरिका वेगली बात करता है और इन बातों को चाइना ग्रेटली एक्सप्लॉइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए के डॉक्यूमेंट का चाइनीज ट्रांसलेशन ऐसे शब्द यूज करता है जिसका क्लोजली मीनिंग टू रिकॉग्नाइज होता है, जबकि यूएसए के डॉक्यूमेंट में एक्नॉलेज वर्ड यूज्ड है। ये केस तब है जब चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज में एक्नॉलेज के लिए शब्द उपलब्ध है। ये इंटेंशनल है। ऐसे में चाइना और ताइवान के लोग इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर सोच सकते हैं कि चाइना के स्टैंड को यूएसए रिकॉग्नाइज कर रहा है, बल्कि वास्तव में केवल एक्नॉलेज किया है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है चाइना का वन चाइना प्रिंसिपल, जो चाइना की ऑफिशियल पोजीशन है। इसमें ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है, लेकिन इसे ग्लोबली वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। प्रिंसिपल दरअसल जेनेरिक लोअर केस पॉलिसीज के समान नहीं है, जिसकी हर देश में अलग अलग डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब चाइना किसी देश पर वन चाइना प्रिंसिपल को वायलेट करने का आरोप लगाता है
तो वो केवल उस स्पेसिफिक एक्शन को दोष देता है, ना ही ये कहता है कि उस देश ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। ध्यान देना चाहिए कि यूएसए प्रिंसिपल पर नहीं बल्कि अपनी पॉलिसी से चाइना के साथ डील करता है। ये पॉलिसी पिछले 40 साल से नहीं बदली है। सभी पार्टीज इवेंचुअल यूनिफिकेशन को लेकर काम करती रहीं, पर 1990s में तब सब बदल गया जब एक ब्रूटल ऑथोरिटेरियन रूल से बदलकर ताइवान आज एक वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनकर सामने आया है। आज इसी वजह से ताइवान का फ्यूचर स्टेटस पार्टीज को ब्लू एंड ग्रीन में डिवाइड करता है। ब्लू और ग्रीन के बीच एक शेड लाइन है जो पार्टीज की स्टैंडिंग डिसाइड करती है। यदि कोई पार्टी ब्लू है तो उसका मतलब है कि वो चाइना के साथ क्लोजर इकोनॉमिक टाइज रखते हैं। चाइना लगभग 50% ताइवान के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करता है और ताइवान के ही कई लोग इसे हेल्दी मानते हैं। ये लोग चाइना को एडवर्सरी कम और बिजनेस पार्टनर ज़्यादा मानते हैं। इस साइड के कैंप में जो मेजर पार्टी है वो है कुओमिंटांग और KMT। वहीं ग्रीन साइड में मेजर पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और DPP। ये साइड चाइना के साथ ट्रेड को डिपेंडेंसी मानता है जो इकोनॉमिक कोएशन में देश को लेकर जा रहा है। वो रिपब्लिक ऑफ चाइना प्रेफर करते हैं दोस्तों, जबकि KMT प्रो यूनिफिकेशन रहती है और DPP प्रो इंडिपेंडेंस। ऐसा लगता है पर ये एक सही कंक्लूजन नहीं है। इस शेडिंग में डीप ग्रीन और डीप ब्लू उभर कर आते हैं और स्टैंडिंग क्लियर नहीं है। दोनों ही तरफ के लोग स्टेटस कू को शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए सपोर्ट करते हैं। इसे वो स्ट्रेटजिक तौर पर सही भी मानते हैं। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो यूनिफिकेशन या इंडिपेंडेंस को एडवोकेट कर रहे हैं। ग्रीन्स कहते हैं कि ताइवान करेंटली इंडिपेंडेंट है तो उसके डिपेंडेंस से वॉर हो सकता है, और सबसे प्राइमरी बात कि इंडिपेंडेंस देश के इंडिपेंडेंट होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। यदि ताइवानीज पब्लिक से बात की जाती है तो पिछले 20 सालों में एक कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स सामने आता है। इसमें से टॉप 3 रिस्पॉन्सेज स्टेटस कू के सपोर्ट में हैं। लॉन्ग टर्म में ताइवानीज पब्लिक का पर्सपेक्टिव बदलता है। NCCU के इलेक्शन स्टडी सेंटर के सर्वेस बताते हैं कि 28% कहते हैं कि फिलहाल स्टेटस कू रखा जाए और बाद में डिसाइड किया जाए। 27% चाहते हैं कि स्टेटस कू इंडेफिनिटली रहे और 25% लोग चाहते हैं कि फिलहाल स्टेटस कू रहे पर बाद में डेमोक्रेसी की और कोशिशें की जाएं। 68% लोग यूनिफिकेशन, इंस्टेंट इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा चाहते हैं। यूएसए ऑफिशियली ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये है कि यूएसए पोजीशन नहीं ले रहा है और वो इंडिपेंडेंस को अपोज करने का भी नहीं कहता। वो चाइना द्वारा फोर्सफुल यूनिफिकेशन भी नहीं चाहता, पर यह भी नहीं चाहता कि ताइवान यूनिलेटरली खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे। इससे रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। जब ताइवान के प्रेसिडेंट ने 2003 में इंडिपेंडेंस का पब्लिक रेफरेंडम डिक्लेयर किया था, यूएसए की पोजीशन टाइट थी। वो ना ही एकदम से सपोर्ट कर पाया जो उसे एंटोगनिशिंग यानी विरोधी बात लग रही थी, ना ही वो एक फेयर एंड लीगल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऑपोजिट रहना चाहता था। हालांकि इनडायरेक्ट मैसेज ये था कि यूएसए इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता था। इसके बाद ताइवानीज ऑफिशियल्स भी नहीं चाहते थे कि वो स्टेटस कू को डिस्टर्ब करें। जबकि यूएसए और ताइवान स्टेटस कू को सपोर्ट तो करते हैं, पर ये कितना लंबा चल सकता है ये सोचने वाली बात है। चाइना के अपने रूल्स हैं जिससे वो ताइवान को कंट्रोल करता है। चाइना का कहना है कि यदि कोई कंट्री इस रीजन में ताइवान को ऑक्युपाई करती है या ताइवान फ्यूचर में कभी यूनिफिकेशन को कंसीडर करने से इनकार करता है या किसी भी ग्रेव टर्न ऑफ इवेंट्स के कारण ताइवान चाइना से अलग होता है तो चाइना ड्रास्टिक मेजर लेगा। इसमें फोर्स का यूज भी हो सकता है। 2014 का सनफ्लावर मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें यंगर जनरेशन स्ट्रांगली अपनी ताइवानीज आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं और वो ताइवान को चाइना से डिस्टिंक्ट एक रीजन मानते हैं। लेकिन क्योंकि चाइना स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बन रहा है, फ्यूचर इसके फेवर में भी आ सकता है। चाइना मानता है कि अमेरिका जो करेंटली डोमेस्टिकली बिजी है, वॉर को लेकर नहीं सोचेगा। ताइवान एक हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड लिम्बो में है जहां वो फ्रीडम तभी एंजॉय कर सकता है जब वो प्रिटेंड करेगा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये स्टेटस कू पिछले 8 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और 40 साल गुजार चुका है, पर सडनली व्हाइट हाउस के एक ट्वीट से इस रीजन में गर्मा गर्मी बढ़ी है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये इशू कितना फ्रेजाइल है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या वक्त आ चुका है कि यूएसए एग्रेसिवली ताइवान को सपोर्ट करे? या रीजन की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेटस को मेंटेन रहे?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।